नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। फिर बात होगी भीलवाड़ा की, जहां जब वसूली के खेल का खुलासा हुआ तो दुम दबाकर कैसे पुलिस वाला भाग गया। साथ ही करेंगे धौलपुर की बात। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी का हल्ला बोल लगातार जारी है। बिजली, सड़क, पानी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। जन अधिकार पैदल यात्रा जालोर पहुंच चुकी है। कल जालोर में बीजेपी का महापड़ाव होगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ संबोधन करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बीजेपी के हल्ला बोल को लेकर। ये बड़ी अपडेट, हल्ला बोल जन अधिकार पैदल यात्रा इस वक्त जालोर पहुंच चुकी है। कल जालोर में ही बीजेपी का महापड़ाव होगा। तो इस महापड़ाव में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ संबोधन करने वाले हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पैदल यात्रा की ये तस्वीरें हैं। महंगाई, बिजली, सड़क, पानी पर बीजेपी ने हल्ला बोला है और इसी को लेकर महापड़ाव की तैयारी की गई है। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को जनता के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। पानी की इतनी बड़ी समस्या है, लोग पानी का हजार रुपए में टैंकर नहीं मिल रहा है, तो जनता बहुत पीड़ित है, बहुत त्रस्त है। तो जनता के लिए हम चूंकि विपक्ष में हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। इसके लिए हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, सड़क, पानी और बिजली को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जालोर से सहयोगी श्याम बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। श्याम, बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है और ये आक्रोश रैली इस वक्त जालोर में पहुंची हुई है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से फिलहाल और महापड़ाव को लेकर क्या कुछ तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? निश्चित तौर से प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी 10 दिनों तक जालोर के भीनमाल में आंदोलन किया, लेकिन बेनतीजे रहा। भारतीय जनता पार्टी 3 मुख्य मुद्दों को लेकर इस आंदोलन की रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि जालोर जिले के अंदर सड़क, पानी व बिजली, इन तीनों मांगों को लेकर प्रदर्शन है। और कल भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय पर बड़ा महापड़ाव करने वाली है, जहां पर बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष है। जिलाध्यक्ष जी, कल का महापड़ाव किस तरीके की रणनीति? हमारी जो मांगे हैं, जो पिछले आज 13वां दिन है, जिसमें हमने धरना भी दिया और अभी हम पैदल यात्रा करके चेतावनी भी दे रहे हैं, उसका कल महापड़ाव है। बहुत बड़ी संख्या में लोग रहेंगे और अपनी मांगों के लिए यहाँ लड़ेंगे, सरकार से मांग करेंगे। और इसके बीच में हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ भी पधार रहे हैं। सरकार से वार्ता होनी चाहिए, अगर होगी और मांगे मान ली तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन आगे जारी रहेगा। देखिए, महापड़ाव इस जो आंदोलन की आखिरी रणनीति होगा, उसके बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि लंबा आंदोलन भीनमाल में भी चला और पिछले 4 दिनों से आप पैदल भी चल रहे हैं। नहीं, ये महापड़ाव एक बिंदु है, वहां पे आगे कोई ठीक है, नहीं तो आगे रणनीति इससे भी ज्यादा भारी रहेगी। और हमारा जो आंदोलन है, जब तक हमें ठोस आश्वासन या जमीनी स्तर पे कोई अगर व्यवस्था नहीं बनती दिखी, तो हमारा आंदोलन आगे और इससे ज्यादा गति से चलेगा। देखिए, लंबा आंदोलन चला है और दूसरी 3 मुख्य मुद्दे हैं, सड़क, पानी व बिजली, और जिसमें जालोर जिले की बदाल सड़कों को लेकर। तो इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या देखते हैं? क्या सरकार इन चीजों को लेकर गंभीरता दिखाएगी? क्योंकि लंबा आंदोलन तो चल गया। सरकार को गंभीरता दिखानी पड़ेगी, नहीं दिखाएगी तो सरकार को पता चल जाएगा कि लोग कितने परेशान है। और आंदोलन पे आम जालोर का एक नागरिक आंदोलन करेगा, ये मैं आपको यहाँ से भरोसा दिला सकता हूँ। निश्चित तौर से प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से चेतावनी दे दी है कि अगर कल के महापड़ाव के बाद कोई नतीजा नहीं निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में आंदोलन करेगी। जी प्रियंका। जी श्याम, बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये होगी कि लंबे समय से महापड़ाव चल रहा है, क्या कल सरकार की ओर से कोई अधिकारी या कोई लोग जिम्मेदार अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं समझाइश के लिए? लगातार हमारी नजर बनी रहेगी श्याम, हर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और खबर जयपुर से है। जयपुर में कोविड सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। आज से कोविड सहायकों की भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। भूख हड़ताल में महिलाएं भी शामिल हैं। शहीद स्मारक पर 85 दिन से लगातार ये धरना जारी है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शहीद स्मारक से, जहां पर लगातार 85 दिन से सीएचए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कैडर पर शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। कई दौर की वार्ता भी की गई, लेकिन किन्हीं कारणों से ये वार्ता हर बार विफल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे शहीद स्मारक से सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास ले चलते हैं आपको। सौरभ, लगातार 85 दिन हो चुके हैं शहीद स्मारक पर सीएचए धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। क्या कहना है उनका? क्या उम्मीदें अभी बाकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार ये लोग जो है वो धरना दे रहे हैं और क्या तस्वीरें आज दिखा देंगे कि किस प्रकार से आज तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो भूख हड़ताल पर जो है वो बैठ चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 85 दिन से ये आंदोलन कर रहे हैं और किसी प्रकार का ठोस आश्वासन जो है वो इन्हें नहीं मिला है, जिसके बाद अब जाकर इन लोगों ने भूख हड़ताल का फैसला जो है वो ले लिया है। और आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये तमाम लोग जो है वो बैठ चुके हैं। इसमें महिलाएं भी जो है वो बड़ी संख्या में शामिल हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार अग्निवीरों की चिंता कर रही है, कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भी चिंता राज्य सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने कोरोना काल में उस वक्त काम किया है जब कोई लोग जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इनकी उम्मीद है कि जो सरकार है वो इनकी बात जो है वो सुनेगी। इनके नेता मोहन हमारे साथ मौजूद है। मोहन, यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज से शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों की अभी तक कोई बातचीत हो नहीं पाई है। जब तक जो भी सरकार से अभी तक जो हमारी सरकार से वार्ता हुई है, सारी वार्ता विफल हुई है। बार बार यहाँ पे भी अधिकारी यहाँ पे आए, आश्वासन दिया, आश्वासन के सिवाय यहाँ तक कुछ नहीं मिला। 85 दिन हो गए सरकारी दफ्तर में जाके अधिकारियों को बार बार अवगत करवाया, वहां से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। मजबूरन 51 लोग हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी मजबूरन ये रास्ता अपनाना पड़ा। सरकार के कानून तक जू नहीं रहेंगी। दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाके अग्निपथ और अग्निवीर का विरोध करते हैं। उनको ये नहीं पता कि पिछले 1 साल पहले जब राजस्थान सरकार ने कोरोना को खत्म करने के लिए सेकंड लहर के अंदर, जब भाई का सगा नहीं था, किसी के कांटेक्ट में आने के लिए भी कोई साथी तैयार नहीं था। ये कोरोना योद्धा ऐसे साथी थे जिन्होंने कोविड के अंदर काम किया और राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर इन लोगों ने कोविड के जो मॉडल था उसको पूरे इंडिया में सराहा इन लोगों ने। और अब जब कोविड खत्म हुआ तो इन लोगों ने इनको 4 महीने 5 महीने 6 महीने नौकरी के बाद में दरकिनार करने का काम किया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप अग्निवीर जो 4 साल के लिए योजना लेके आई है सरकार, उसका विरोध कर रहे हो और आप खुद राजस्थान में महज 2 किलोमीटर दूरी पे 85 दिन से शहीद स्मारक पर जो साथी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ एक बार भी आप वार्ता करवा के उनसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि आपकी समस्या क्या है, आपकी मांग क्या है। तो मैं राजस्थान सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरकार हमारी बात सुने और जो 85 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी जो एक बाजी मांग है। बिल्कुल सौरभ, लगातार 85 दिन हो चुके हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनके समस्या का समाधान कब हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। देश की राजनीतिक स्थितियां एनडीए के माकूल हैं। ऐसे में ये तय है कि 1 महीने बाद देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नामांकन करते ही सुदूर अंचल में बैठे आदिवासियों के चेहरे खिल गए। सियासी पंडित इसे बीजेपी का आदिवासी वोट साधने का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहिए या फिर अगले चुनाव में जीत की राह तैयार करने का मिशन। इसे आदिवासियों को साधने की कवायद कहिए या फिर विपक्ष की एकता की हवा निकालने की चाल। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के साथ एक बात तय हो गई है कि 1 महीने बाद देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। जी हां, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया।
इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद प्रस्तावक रहे। इसके अलावा राजस्थान के 6 विधायक और 3 सांसद भी प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। द्रौपदी मुर्मू महिला होने के साथ आदिवासी वर्ग से आती हैं। जाहिर है बीजेपी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों के बीच अपनी छवि को और निखारना चाहती है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हर चीज कांग्रेस की तरह वोट बैंक से नहीं तोली जाती, लेकिन समाज को भरोसा पैदा करने के लिए एक संदेश देना होता है सकारात्मक रूप से, क्योंकि लोकतंत्र बहुलतावादी है और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर रंग के, हर छटा के लोग हैं। उनका देश के लोकतंत्र में उनको अच्छे जिम्मेवारियां दी जाएं, अच्छी जगह वो सुशोभित हों, तो देश के लोगों में एक भरोसा पैदा होता है। इसलिए ये किसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं, लोगों में, जनजाति के लोगों में एक भरोसा पैदा करने का एक निर्णय है। आदिवासी संगठनों का दावा है कि उनका 70 सीटों पर प्रभाव है और वो चाहे जिसे सत्ता में ला दें, चाहे जिसे सत्ता से बेदखल कर दें। इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, आदिवासियों पर हमेशा डोरे डालती रही है। मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने को बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा बीजेपी का सियासी कदम मान रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ आदिवासियों के वोट बैंक को प्राप्त करने का एक छिपा हुआ एजेंडा है, जिसको भारत के आदिवासी समझ चुके हैं। पूर्वोत्तर से लेकर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना के आदिवासी समुदाय को करीब लाने के लिए बीजेपी बरसों से काम कर रही है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाना भी उसी दिशा में एक बड़ी कवायद मानी जा रही है। यही वजह है कि आदिवासियों में अपनेपन का भाव पैदा करने के लिए राजस्थान के विधायक सांसदों को प्रस्तावक बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का सोच इसके आधार पर धरती पर उतरने का एक बहुत ही उत्तम साधन अपनाया है। मैं उस ट्राइबल क्षेत्र से 40 साल से राजनीति में काम कर रहा हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि गरीब के परिवार में पैदा हुई बच्ची इस देश का राष्ट्रपति का पद को सुशोभित करेगी। पिछली बार रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने दलितों में अपनी इमेज बिल्डिंग की पूरी कोशिश की थी, जिसका फायदा भी उसे हुआ। और अब द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी एक और नया इतिहास बनाने जा रही है, जिसका तोड़ फिलहाल तो विपक्ष के पास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। द्रौपदी मुर्मू अपनी काबिलियत के दम पर राष्ट्रपति बनने जा रही है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी इसका कोई सियासी फायदा नहीं उठाएगी। जहां भी चुनाव होंगे बीजेपी से जोर शोर से मुद्दा बनाएगी और आदिवासियों को रिझाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आखिर लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत होता है और बीजेपी भला ऐसा कर रही है तो इसमें बुरा भी क्या है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से सड़कों पर अवैध वसूली की खबरें कई बार आती रहती हैं। वसूली के एक ऐसे ही खेल का खुलासा भीलवाड़ा में हुआ, जब मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने परिवहन विभाग के अवैध वसूली दस्ते को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, उन्होंने वसूली दस्ते की जमकर खबर ली। उन्होंने महिला परिवहन निरीक्षक की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने अपने कार्यकर्ता से वसूली में जुटे पुलिस वाले की जेब चेक करने को कहा, तो देखिए कैसे पुलिस वाला सिर पर पांव रखकर भाग रहा है। अपनी ड्यूटी से बेईमानी करने वालों का यही हाल होता है जो इस पुलिस वाले का हुआ। देखिए कैसे सिर पर पांव रखकर ये भाग रहा है।
दरअसल इसने बेईमानी की है और अपनी बेईमानी छिपाने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से सड़कों पर अवैध वसूली की खबरें कई बार आती रहती हैं। वसूली के इस खेल में क्या छोटे क्या बड़े सभी शामिल रहते हैं। वसूली के एक ऐसे ही खेल का खुलासा भीलवाड़ा में हुआ जब मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने परिवहन विभाग के अवैध वसूली दस्ते को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, उन्होंने वसूली दस्ते की जमकर खबर ली। उन्होंने महिला परिवहन निरीक्षक की जमकर क्लास भी लगाई। पैसे लिए ना ट्रक वाले से, पैसे लिए ना, कितना चालान बना? चल गाड़ी के पास चल। नहीं जेब चेक यार, यही जेब नहीं मैडम मेरे पास नहीं आऊंगा भाई, यही चेक। ट्रक वाले गरीब आपने मर रहे हैं लोग। नहीं चलेंगे, मैं जाम करूंगा, गाड़ी आधी खड़ी कर दे। मैडम जेब चेक करो, जेब चेक करो कितने रुपए। नहीं पकड़ आ गया साला।